हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम बेस के लिए कोई एम्पलीफायर परचेस करते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और देखते हैं कि जो एम्पलीफायर है उसका डंपिंग फैक्टर कितना है। ठीक है, तो बेस के लिए ही क्यों सबसे ज्यादा डंपिंग फैक्टर देखा जाता है एम्पलीफायर में। टॉप का स्पीकर हो गया या मीड का स्पीकर हो गया या प्रेशर मीड हो गई या फिर एचएफ हो गई, तो इन चीजों के लिए ज्यादा डंपिंग फैक्टर मायने क्यों नहीं रखता है। सिर्फ बेस के स्पीकर के लिए ही डंपिंग फैक्टर ज्यादा क्यों मायने रखता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे और आपको एक उदाहरण के थ्रू भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि जब हम बेस के लिए कोई एम्पलीफायर चूज करते हैं तो उसमें ज्यादा डंपिंग फैक्टर क्यों देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि डंपिंग फैक्टर क्या होता है। ठीक है, ये मैं आपको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, डंपिंग फैक्टर एम्पलीफायर का वो फैक्टर है जो ये निर्धारित करता है कि जो आपकी वॉइस कॉइल है वो कितनी ऊपर या नीचे जाएगी। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि वॉइस कॉइल पे ये नियंत्रण रखता है कि वॉइस कॉइल को कितनी लिमिट तक ही ऊपर और नीचे जाने देना है। ठीक है, ये डिपेंड करता है डंपिंग फैक्टर पे, और डंपिंग फैक्टर जितना ज्यादा रहता है वॉइस कॉइल का नियंत्रण उतना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि डंपिंग फैक्टर क्या है और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी बिंदु हैं, अगर आप उनके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने इस पे एक 40 मिनट का वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सभी बिंदुओं पर डिटेल से बात की है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि जो डंपिंग फैक्टर है ज्यादातर बेस के स्पीकरों के लिए ही क्यों देखा जाता है एम्पलीफायर में। ठीक है, यानी कि टॉप, मीड, हाइस, प्रेशर मीड इनके लिए क्यों नहीं देखा जाता। लेकिन उससे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं शुभम सारदे और आप देख रहे हैं साउंड विद सारदे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक स्पीकर ले लिया है और साइड में आपकी सहूलियत के लिए अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू कर दी है ताकि आप देख पाएं कि किस फ्रीक्वेंसी पे स्पीकर कैसे वर्क कर रहा है और हम उसके थ्रू डंपिंग फैक्टर को समझ सकें। ठीक है, तो हमने बात की थी कि बेस के एम्पलीफायर के लिए सबसे ज़्यादा डंपिंग फैक्टर देखा जाता है। तो जो बेस है हमारा काम करता है लो फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस स्पीकर को दे रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि 1 सेकंड में स्पीकर 4 बार ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के मान लीजिए 20 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं 20 पे यहाँ पे प्ले करूंगा तो जो हमारा स्पीकर है 1 सेकंड में 20 बार अप डाउन होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि लो फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा स्पीकर है वो बहुत ज्यादा अप डाउन हो रहा है। ठीक है, और इसी को तो रोकता है हमारा डंपिंग फैक्टर। जो हमारा डंपिंग फैक्टर है वो वॉइस कॉइल की मूवमेंट को तो रोकता है और वॉइस कॉइल के थ्रू हमारा जो कोन है वो ऊपर नीचे होता है। तो इसकी मूवमेंट को एक लिमिट तक ही ऊपर और नीचे जाने देने को रोकता है हमारा डंपिंग फैक्टर। ठीक है, तो देखिए लो फ्रीक्वेंसी पे कैसे काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा पर्दा हिल रहा है। ठीक है, और वहीं अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा के यहाँ पे लगभग 350 के आसपास कर दूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पीकर है वो आवाज करने लग गया है, लेकिन जो वॉइस कॉइल है वो बहुत कम ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं धीरे धीरे 20 से यहाँ पे इसको बढ़ाना चालू करूंगा। ठीक है, 20 से मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि 20 से मैं धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चालू कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जा रही है तो जो स्पीकर का ऊपर नीचे मूवमेंट है वो बहुत कम हो रहा है। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं और ज्यादा बढ़ा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 581 हर्ट्ज की मैं फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ। तो ये 1 सेकंड में स्पीकर 581 बार ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि जो हमारी बेस की लिमिट तक ही जो स्पीकर है वो ज्यादातर ऊपर नीचे होता है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हमारा स्पीकर बहुत ही कम दूरी में ऊपर नीचे होता है। ठीक है, मान लीजिए अभी 850 में मैं इसको प्ले करके देखता हूं तो 850 की फ्रीक्वेंसी देने के बाद भी ये ऐसा आवाज कर रहा है, लेकिन जो मूवमेंट है ये बहुत कम हो गया है। यानी कि 1 सेकंड में 850 बार ऊपर नीचे तो हो रहा है, लेकिन जो वॉइस कॉइल की मूवमेंट है वो बहुत कम हो गई है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर हम फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ाते हैं
तो फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ाने पे स्पीकर का वॉइस कॉइल का जो मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि लो फ्रीक्वेंसी पे यानी कि बेस वाली फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा स्पीकर है उसका पेपर कोन वॉइस कॉइल के साथ में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। ठीक है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम ज्यादातर बेस के एम्पलीफायर में डंपिंग फैक्टर देखते हैं। और वही बात करें अगर हमारा जो टॉप मिड, प्रेशर मिड और हाइस है, ये बहुत ही कम दूरी में मतलब जो इनकी वॉइस कॉइल है वो ट्रेवल करती है यानी ऊपर नीचे होती है। तो जो वॉइस कॉइल का मूवमेंट या फिर डायाफ्राम या कोन का जो मूवमेंट है वो बहुत कम या फिर न के बराबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमको डंपिंग फैक्टर की जरूरत पड़ी नहीं रही, क्योंकि वो उसकी लिमिट क्रॉस ही नहीं करेगा ना भाई। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेस के लिए इसलिए होता है क्योंकि जो वॉइस कॉइल और पेपर कोन है उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वहीं अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी में जो वॉइस कॉइल है और कोन या डायाफ्राम है वो बहुत ही कम मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो उनको रोकने के लिए तो डंपिंग फैक्टर उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा ना। तो ज्यादा इफेक्टिव किसके लिए रहेगा? बेस के स्पीकर के लिए। इसीलिए सबसे ज्यादा बेस के स्पीकर के लिए जो हमारा डंपिंग फैक्टर है वो एम्पलीफायर में देखा जाता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।